नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और वहीं ऐसे में रूस ने पहली बार इस युद्ध में हुए अपने भारी सैन्य नुकसान को स्वीकारा है। और रूसी सेना के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में स्वीकार किया है कि इस युद्ध में रूस को काफी मात्रा में सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। हालांकि इस दौरान दिमित्री ने हताहत हुए सैनिकों की संख्या नहीं बताई और इस दौरान दिमित्री ने यूक्रेन के बूचा में नरसंहार की घटना से साफ इनकार किया। और वहीं ब्रिटेन के स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में दिमित्री ने यह भी कहा कि मारे गए सैनिकों की संख्या हमारे लिए दुख का विषय है। हालांकि उन्होंने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और वहीं इससे पहले रूस ने मार्च में अपने 1351 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी और कुल 3825 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि भी हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की और राज्यपाल ने पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ में जनजातियों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। और उन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने का अनुरोध भी किया और साथ ही कहा कि पेशा कानून लागू होने से जनजातियों के उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। और इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेशा कानून के संबंध में नियम बनाने के संबंध में भी चर्चा की और चर्चा के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जनजातियों की समस्याओं से भी अवगत कराया। वहीं राज्यपाल उइके ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जातीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही। और राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का भी अनुरोध किया। और वहीं राज्यपाल ने यह भी कहा कि उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान वहां के जनजातियों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को देखा और समझा है। और उन्होंने पीएम मोदी से चर्चा की और राज्य के आदिवासियों के विकास के संबंध में कई निर्णय लेने की आवश्यकता बताई। और उन्होंने अनुरोध किया आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों को केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया जाए, जिससे यहाँ के जनजातीय समुदाय को लाभ मिल सके। और चर्चा के दौरान राज्यपाल ने बताया कि इन क्षेत्रों की जनजातियों की कला संस्कृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। और इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया कि इन जनजातियों पर शोध कर उनका दस्तावेजीकरण किया जाए, जिससे इनकी संस्कृति की पहचान पूरा देश में हो सके। और वहीं जानकारों की माने तो एक्सई वेरिएंट के बारे में जो जानकारी है उससे मुताबिक ओमिक्रॉन से ज़्यादा तेजी से फैलता है ये वेरिएंट, और लेकिन ये घातक नहीं है। और वहीं भारत में इसका सिर्फ एक मामला सामने आया। वहीं भारत में ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और बड़ी आबादी को पहली 2 लहर में संक्रमण हो चुका है। और ऐसे में भारत में इसका खतरा अब कम है। हालांकि वैक्सीन और कोविड नियमों का पालन करते रहे भारत में 4 अप्रैल को 715 दिनों बाद 1000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, लेकिन उसके बाद अभी भी 1000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस रिपोर्ट रोज हो रही है। और लेकिन अभी फिर से 1000 से ज़्यादा केस अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं। और इसी बीच दुनिया में कोरोना के एक और वेरिएंट एक्स सामने आया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इस वेरिएंट के कुछ मामले यूके में सामने आए और ऐसे में फिर से संक्रमण का डर बढ़ रहा है। लेकिन क्या भारत में इसके चलते फिर से संक्रमण के मामले बढ़ेंगे? इस पर जानकारों के मुताबिक भारत में भी चिंता की बात नहीं है। और जानकारों ने पिछले 2 बड़ी वजह बताई है, जिसमें पहली हुई इम्यूनिटी और दूसरी कोरोना टीकाकरण है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार पहली से 8वीं कक्षा तक के हर विद्यार्थी को मूंग की दाल बांटेगी और प्रत्येक छात्रों को 10 से 15 किलो मूंग की दाल मिलेगी। और वहीं 15 अप्रैल से मूंग दाल का वितरण शुरू होगा और सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को संतुलित पोषक आहार मिलेगा। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा कटनी में एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि आगामी 15 तारीख से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के प्रत्येक छात्रों को 10 किलो और कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक के प्रत्येक छात्रों को
15 किलोग्राम प्रति छात्र मूंग की दाल प्रदान की जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर जिला प्रशासन एफआईआर करे और जेल भेजे और वहीं आवश्यक होने पर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीने राशन प्रदान किया जा रहा है और इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में राशन वितरण किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी बताया कि प्रति महीने 7 तारीख को अनोत्सव कर पात्र हितग्राहियों को प्रति महीने राशन वितरण किया जाएगा। और वहीं अधिकारी ध्यान रखें कि राशन वितरण से कोई गरीब ना छूटे और उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों को अपना नाम सूची से हटाते हुए गरीबों को लाभ देने का आह्वान भी किया है। अब वहीं बीजेपी राजस्थान में अब सरकार बनाने और राजस्थान मिशन 2023 को कामयाब बनाने की रणनीति पर अमल शुरू करने वाली और गहलोत सरकार पर आक्रामक होकर उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए अब बीजेपी अब सड़कों पर उतरेगी और प्रदेश के बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में बैठक कर अगले विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार की विफलताओं को सामने लाने की रणनीति पर मंथन किया। वहीं जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने निवास पर बैठक बुलाई थी और इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दे सहित सांसदों की ओर से क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया गया और साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और आमजन तक योजनाओं को पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की गई। और राजस्थान के सभी सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद सांसदों की बैठक दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में हुई और बैठक में 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन के आगामी कार्यक्रमों और प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई और बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और राज्य सरकार की विफलताओं को आक्रामकता के साथ उजागर करने की रणनीति बनाई गई है। और इसके साथ ही लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों विधायकों संगठनात्मक अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद बना रहे और संगठन के कामों पर भी चर्चा हुई है। राजस्थान बीजेपी के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, किरोड़ी लाल मीणा सहित लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद थे। वहीं बिहार में एमएलसी की 24 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम गुरुवार को घोषित हो गया और 24 सीटों में से आरजेडी ने कुल 6 सीटें जीती और वहीं सबसे चर्चा में था बिहार का मुंगेर, लेकिन आरजेडी ने यहां जीत हासिल कर खेल का कर दिया है और आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी रहे अजय कुमार सिंह को जीत मिली और पहले राउंड में ही बढ़त बनाने के मामले में आरजेडी के प्रत्याशी का नाम आगे था और अंत में जब घोषणा हुई तो ये हॉट सीट आरजेडी के खाते में चली गई। दरअसल मतगणना के साथ ही दोनों खेमे में अपनी जीत की सूचना पाने के लिए प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं की होड़ मची थी और इस सीट पर पहले से एमएलसी रहे जेडीयू के संजय प्रसाद सिंह और आरजेडी से अजय कुमार सिंह के बीच कांटे की टक्कर थी और दोनों अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि जेडीयू के प्रत्याशी संजय प्रसाद सिंह को वहां से भागना पड़ा और रिजल्ट आना शुरू हुआ तो पहले ही राउंड में आरजेडी के प्रत्याशी की संभावित जीत को लेकर जेडीयू के उम्मीदवार संजय प्रसाद सिंह समझ गए कि उनकी हार होने वाली और वो बाहर जाने लगे और पत्रकारों को सिर्फ इतना कहा कि हमारे साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने विश्वासघात किया और इसकी सूचना हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को दी और आरजेडी प्रत्याशी अजय कुमार सिंह को 2846 वोट मिला और वहीं जेडीयू प्रत्याशी रहे संजय प्रसाद सिंह को 1656 वोट मिले हैं और देर शाम इस जीत के बाद मुंगेर के जिलाधिकारी ने अपने हाथों से अजय सिंह को प्रमाण पत्र दिया और मुंगेर के हॉट सीट बने रहने की वजह से ये है कि इस पर कई टर्म को एनडीए का दबदबा भी रहा था
और वहीं इस बार जेडीयू की ओर से प्रत्याशी रहे संजय प्रसाद सिंह 2 टर्म से एमएलसी बने हुए थे और पहले टर्म में वो आरजेडी से ही वो एमएलसी बने थे और इसके बाद पार्टी छोड़कर वो जेडीयू में चले गए और इस बार भी जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन आरजेडी ने उन्हें हरा दिया और दोनों पार्टी के प्रत्याशियों का दांव लगा हुआ था। और वहीं चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। और वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते न्यायाधीश के उपलब्ध न होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। और वहीं लालू यादव के जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में होनी और लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में बहस होने की पूरी संभावना है, जिससे लालू यादव के चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में भी जमानत पर रिहा होने की संभावना है। और इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई गई थी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी और अपनी अपील के साथ ही लालू यादव ने जमानत के लिए आवेदन भी दिया था, जिस पर 4 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी। हालांकि जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि उस वक्त उस तारीख पर अदालत ने इस मामले में सीबीआई अदालत के से रिकॉर्ड मांगने का और मंगाने का आदेश दिया था। और वहीं इस बीच एक बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है जो पुलिस और बदमाशों से जुड़ी हुई है, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और बदमाशों ने पुलिस पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान सिपाही के पैर में गोली लगी और वहीं बदमाश भागने में सफल रहे। और वहीं आपको बता दें कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ये फायरिंग और मुठभेड़ हुई है। और वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान सिपाही के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश वहां से भागने में सफल रहा और इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गया। और वहीं आपको बता दें कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान को गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गए। वहीं बदमाश मुठभेड़ में फरार हो गया है और ये इज्जत नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ये मुठभेड़ हुई और इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस का एक जवान घायल हो गया और वहीं मुठभेड़ के दौरान सिपाही के एक पैर में गोली लगी है। और वहीं फतेहपुर में एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं और केंद्र सरकार के विशालतम स्वच्छता कार्यक्रम की भागीदारी शहरी और ग्रामीण मिशन के रूप में विभाजित किया गया, पर गांव में आज भी लोग खुले में शौच करना बंद नहीं कर पाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन गाँवों को कागजों में खुले में शौच मुक्त कर दर्जा दिया गया था, वहाँ आज भी महिलाएं और पुरुष खुले में शौच करने को मजबूर हैं। आज भविष्य में जीवन में अभी तक शौचालय नहीं मिला है। मैं विकलांग हूँ। मेरा ग्राम जो है मुसाफा, ग्राम फतेहपुर, ग्राम जिला फतेहपुर, तहसील बिंदकी है और मैं मजबूर हूँ सर। मुझे आज तक भविष्य में वो नहीं। वहीं रायबरेली के सिंधी क्वार्टर मोहल्ले की मस्जिद हबीब खां में 30 पारे की कुरान मुकम्मल की गई, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह भी देखा गया। और वहीं नमाज के बाद हिंदुस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई और मस्जिद के इमाम कारी अब्दुल जलील कादरी ने पूरे मुल्क हिंदुस्तान के चैन अमन और आर्थिक तंगी से राहत के लिए दुआओं के साथ ही साथ देश को बड़ी से बड़ी बीमारी और परेशानियों से निजात के लिए मस्जिदों में दुआएं की गई हैं। आज यहाँ पर ख़त्म कुरान पाक हुआ है, तरावी की शक्ल में मुकम्मल किया गया है। और तरावी की बहुत फजीलत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने भी दिन का रोज़ा रखा, रात में तरावी पढ़ी, तो कल क़यामत के दिन ये दोनों उसकी शफाअत करेंगे अल्लाह की बारगाह में। और ख़त्म कुरान पाक के बाद आज मैंने नमाज के बाद
पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ किया कि अल्लाह मेरे मुल्क हिंदुस्तान को आर्थिक तंगी से महफूज फरमाए और मुल्क हिंदुस्तान की खैर फरमाए, मुल्क हिंदुस्तान के हर रहने वाले नागरिक की खैर फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूब से खूब तक तरक्की हो सके और हम लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समय समय पर अंतरिक्ष में अपना यान या फिर रॉकेट भेजता रहता है और अंतरिक्ष में खोजबीन में लगा रहता है। और इसी सिलसिले में नासा ने अंतरिक्ष में एक बेहद ही खास चीज़ खोज निकाली जिससे दुनिया में हर कोई माला माल हो सकता है। और क्या है वो चीज़, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका की नासा एजेंसी अंतरिक्ष में अपना यान समय समय पर भेजकर अंतरिक्ष की पड़ताल करता रहता है और इस बार भी नासा को बेहद खास चीज हाथ लगी है जिससे दुनिया के हर इंसान को फायदा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी वो कौन सी चीज है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक ऐसे एस्ट्रॉइड पर यान भेजने जा रहा है जो पृथ्वी पर मौजूद हर शख्स को 10,000 करोड़ रुपए दिला सकता है। इस एस्ट्रॉइड पर यान भेजने में नासा की मदद स्पेस एक्स करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को स्पेस एक्स इस मिशन के लिए अपना फॉल्कन हैवी रॉकेट देगा। इस एस्ट्रॉइड का नाम सोलर साइकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा साइकी एस्ट्रॉइड एक्सप्लोरर मिशन 1 अगस्त 2022 को लॉन्च करेगा। इससे पहले स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट को जून में लॉन्च करेगा। फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से जून में फॉल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लॉन्च पैड 39A से यूएस स्पेस फोर्स के USS F-44 मिशन की लॉन्चिंग होगी। नासा की तरफ से इस रॉकेट के जरिए 2 पायलट्स को जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इसमें एक अमेरिकी सेना की ट्रेटा 1 माइक्रो सैटेलाइट है, जबकि दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला साइकी स्पेसक्राफ्ट लगभग तैयार किया जा चुका है। पहले ये तय नहीं हो पाया था कि किस रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग होगी। नासा के लॉन्च शेड्यूल में जानकारी डालने के बाद साफ हो गया है कि फॉल्कन हैवी रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। धरती पर मौजूद हर शख्स को जो एस्ट्रॉइड 10,000 करोड़ रुपए का मालिक बना सकता है, उसका निर्माण लोहे, निकेल और सिलिका से हुआ है। एस्ट्रॉइड में मौजूद धातुओं को अगर बेच दिया जाता है तो हर शख्स अरबों का मालिक बन सकता है। और वहीं इस एस्ट्रॉइड पर जिस स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाना है उसका नाम भी साइकी रखा गया है। अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाला साइकी स्पेसक्राफ्ट मई 2023 में मंगल ग्रह की ग्रेविटी वाले क्षेत्र से बाहर आएगा, जिसके बाद साल 2026 में 16 साइकी एस्ट्रॉइड की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद वो 21 महीने तक एस्ट्रॉइड की परिक्रमा करेगा। नासा की तरफ से स्पेसक्राफ्ट के साइंस एंड इंजीनियरिंग सिस्टम को तैयार कर लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने भी इस मिशन के लिए हरी झंडी दे दी है। नासा ने बताया है कि 16 साइकी एस्ट्रॉइड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 10,000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। इसका मतलब है कि धरती पर मौजूद हर शख्स 10,000 करोड़ रुपए का मालिक बन जाएगा। यह एस्ट्रॉइड 226 किलोमीटर चौड़ा है। इसका अध्ययन नासा की साइकी स्पेसक्राफ्ट करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, 3 साइंस इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सब सिस्टम होगा। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इस स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखेगी। लिंडी एल्किन टेन ने बताया कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच घूम रहे एस्ट्रॉइड बेल्ट में 16 साइकी एस्ट्रॉइड मौजूद है, जो सूरज का 5 साल में एक चक्कर लगाता है। लिंडी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और साइकी मिशन की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। पृथ्वी के चंद्रमा के वजन का करीब 1% ही इस एस्ट्रॉइड का भार है। नासा ने कहा है कि धरती के पास इस एस्ट्रॉइड को लाने का कोई प्लान नहीं है। इस पर मौजूद लोहे की जांच की योजना है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में मिशन कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के